हेलो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरा एक इकलौता बेटा था जिसकी उम्र 16 साल थी। हमारे परिवार में जितने भी बच्चे थे उनमें से सोनू सबसे छोटा था। परिवार के सभी बच्चों की शादी हो चुकी थी। एक दिन हम एक शादी से आ रहे थे, तब अचानक सोनू मुझसे कहने लगा, माँ मेरी शादी करवा दो। मैं चौंक गई कि मेरा बेटा आज अचानक शादी की बात क्यों कर रहा है। मैंने उसे कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, शादी करने के लिए पहले बड़े तो हो जाओ। तब बेटा बोला, लेकिन माँ मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा, पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। वह कहने लगा, मैं पढ़ाई करके मुझे क्या करना है, आगे जाकर मुझे तो पापा का कारोबार ही संभालना है। मैंने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि तुम इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते हो, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई है। तब वह जिद करने लगा, कुछ भी हो आप मेरी शादी करवा दो। मैं कल के लिए उसे हाँ कर दिया और कहा, ठीक है, इस बारे में मैं विचार करेंगे। परिवार में इतने भाई बहन थे, पर सोनू की किसी के साथ भी नहीं बनती थी और न तो उसके ज़्यादा दोस्त थे। सिर्फ एक ही दोस्त था जो हमारे ही मोहल्ले में रहता था। उसका नाम था सुजीत। उसका परिवार बहुत अमीर था, शहर के जाने माने अमीर लोगों में से था। एक दिन मुझे ख्याल आया कि उसके इस दोस्त को ही पूछ लेती हूँ, पता तो चले कि सोनू पर शादी का भूत क्यों सवार हुआ है। शायद उसे कुछ पता हो। और मैं सुजीत के घर चली गई। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि बात शुरू कैसे करूं। मैं सुजीत से कहा, बेटा तू सोनू का सबसे अच्छा दोस्त है और उस उम्र में भी उससे 5 साल बड़ा है, तो उसका ख्याल रखना। मेरी यह बात सुनकर वह कहने लगा, आंटी आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं। मैंने उसे कहा, सोनू आजकल सिर्फ शादी की बात करता है, रोज एक ही जिद करने लगा है कि मेरी शादी करवा दो। जब सुजीत बोला, आंटी मैं भी आपको यही बताना चाहता था कि आजकल वह मोबाइल में भी शादी के गाने और वीडियो ही देखता रहता है और उसके फ़ोन में सिर्फ दुल्हन के ही फ़ोटो और वीडियो भरे पड़े हैं। सुजीत की बातें सुनकर मैं तो हैरान रह गई। सुजीत ने फिर बताया कि सोनू मुझसे कहता था कि मैं अपने माँ बाप को मेरी शादी के लिए मना लूँगा, उनसे कहूँगा इसी साल मेरी शादी करवा दो, वरना मैं आत्महत्या कर लूँगा। सुजीत बोलता रहा और मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी कि कहीं मेरा बेटा कोई गलत कदम ना उठा ले। बहुत सोचने के बाद मैं अपने पति से बेटे की शादी के बारे में बात की। क्या करती, माँ जो थी अपने बेटे के लिए डर गई थी। मैंने उनसे कहा, सुनो जी, मुझे लगता है कि अब हमें अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरे पति भी कहने लगे, क्या बेटे की शादी, वह भी इस उम्र में, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना। इस उम्र में कौन अपने बेटे से शादी करेगा। इससे सबसे पहले तो उसकी आमदनी पूछेंगे, तब क्या जवाब देंगे। हाँ, मैंने कहा बता देंगे कि घर का ही कारोबार संभालता है। मेरे पति ने गुस्से से कहा, ठीक है, जो मर्जी आए वह करो, वैसे भी सुनता कौन है मेरी यहाँ। पति से बात करने के बाद मैं अपनी सहेली से कहा कि मुझे सोनू की शादी करनी है और शादी के लिए मुझे एक लड़की की तलाश है। वह भी चौंक गई और कहा कि शादी, वह भी इतनी छोटी उम्र में, क्या सोचकर उसकी शादी करवा रही हो। मैंने उससे कहा, बस मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर दे। उसने कहा, ठीक है, लड़की तो मिल जाएगी, लेकिन तुझे उसे संभालना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि आज तेरा बेटा शादी के जिद कर रहा है
और कल वह तलाक के लिए जिद करे। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तू टेंशन मत ले, वह सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो बस एक लड़की तलाश कर। और फिर उसने एक लड़की दिखाई। उसका नाम रेनू था। रेनू दिखने में बहुत सुंदर थी। मैंने अपनी बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से रेनू के साथ करवा दी। शादी के दूसरे ही दिन आधी रात को मेरे बेटे ने मुझे उठाया और कहा कि माँ, ज़रा रेनू को देखो ना। मैंने उसे कहा, मैंने कुछ नहीं समझी। तब उसने बताया कि रेनू की तबीयत ठीक नहीं है। माँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने उसे समझाया कि आज तुम दोनों की शादी हुई है तो थक गई होगी। तो बेटा घबराते हुए बोला, चलो न माँ, रेनू मर जाएगी, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो चुकी है, उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैं भागती हुई रेनू के कमरे में गई और पूछा, बेटा क्या हुआ है तुझे? लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोली, बस चुपचाप बेजान से पड़ी रही। मैं अपने पति के पास गई और उनसे कहा कि रेनू की तबीयत ठीक नहीं है, लग रहा है उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मेरे पति ने गुस्से में कहा, हाँ हाँ तो ले जाओ ना, मैंने पहले ही कहा था कि शादी भले ही करवा लो, लेकिन उसके बाद की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैंने उनसे कहा, वह बहू है अब हमारी, कुछ तो रहम करो। पति ने गुस्से से कहा, ठीक है चलो फिर। मैं रेनू को अपने डॉक्टर सहेली के पास ले गई। तब डॉक्टर ने रेनू का चेकअप करके मुझे बताया कि मैं उसे दवा दे दी है। तेरी बहू की तबीयत अब थोड़ी ठीक है, लेकिन आजकल के यह मर्द भी ना सारी हद पार कर जाते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी न करने का कर देते हैं। मैं कुछ हद तक उनकी बात समझ गई थी। फिर उन्होंने कहा, आपका बेटा कहाँ है? मैंने उनको जवाब दिया कि वह बाहर बैठा है, वह तो अभी 16 साल का ही है। तब मेरी सहेली मुझे हैरान नज़रों से देखने लगी और बोली, क्या सोचकर इसको शादी करवा दी? मैं अपनी सहेली को कहा, मैं मजबूर थी, अगर हम शादी नहीं करवाते तो बेटे ने कहा था कि वह आत्महत्या कर लेगा। हम डर गए थे, इसीलिए शादी करवा दी। फिर मैंने सारी हकीकत उसे बता दी। मेरी सहेली ने मेरी मजबूरी को समझी और कहा, कोई बात नहीं, अब मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर दे रही हूँ, अब ध्यान रखना और आराम करना। मैं अपनी बहू को घर ले आई और उसे आराम करने को कहा। एक दिन ही गुजर गया। दूसरे दिन भी रेनू नाश्ता करते वक्त कुछ भी बोल नहीं रही थी। मुझे लगा नया घर है, इसीलिए झिझक महसूस हो रही होगी, और फिर अपने पति से कहा कि अब आप बेटे को समझा देना, ऐसी बातें आप समझाएंगे तो असर पड़ेगा। पति ने कहा, ठीक है। फिर एक दिन अचानक बेटा और बहू दोनों सुबह घर से बाहर जा रहे थे। मैंने रेनू से पूछा, बेटा इतनी सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तब रेनू की जगह बेटे ने जवाब दिया, माँ हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अभी से आदत हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा, अच्छा है, जाओ। फिर मैंने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, लेकिन वह दोनों दोपहर में घर में आए। मैंने पूछा, मॉर्निंग वॉक के लिए
इतना वक्त किसे लगता है भला? तब उन दोनों ने बताया कि पार्क में बहुत भीड़ थी। मैंने भी उसकी बातें को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरा बेटा परेशान लग रहा था। मैं सुजीत से पूछा कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है बेटा? तब उसने ना में जवाब देते हुए कहा कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया है, और वह वैसे भी उसकी शादी के बाद तो मुझसे बात भी नहीं हुई है। फिर एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं अपनी इसी डॉक्टर सहेली के पास गई, जहाँ मैं रेनू को ले गई थी। उसने मुझे कहा, उम्र के साथ साथ यह सब होना नॉर्मल है। ऐसे दर्द तो होते रहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। और फिर उसने रेनू की तबीयत के बारे में पूछा कि उसकी तबीयत ठीक है ना? मैंने उनसे कहा, हाँ, तबीयत अब ठीक है। दोनों पति पत्नी अब तो मॉर्निंग वॉक पर भी जाने लगे हैं। तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसका ध्यान रखना, वरना वह उठने लायक भी नहीं रहेगी। मैं अपनी सहेली की बात सुनकर डर गई। मैंने उनसे पूछा, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी सहेली की बात सुनकर डर गई। मैंने उनसे पूछा कि ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है मेरी बहू को? तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी बहू एक बार फिर यहाँ आई थी। उसने आपको यह बताने से मना किया था, लेकिन घर में आप सबसे बड़ी हो, इसीलिए आपको यह बात बता रही हूँ। मैं घर पहुँची तब रेनू अकेली बैठी हुई थी। मैं उनसे कहा, बेटा, कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। जो भी हुआ है कुछ भी मत छुपा। पर रेनू एक शब्द भी नहीं बोली। पता नहीं क्या चल रहा था उसकी ज़िंदगी में कि वह इतनी खामोश हो गई थी। मुझे अब रेनू की फिक्र होने लगी थी। मैंने मेरी डॉक्टर सहेली को घर पर बुलाया। उन्होंने आकर रेनू के टेस्ट की और कोई ज़रूरी सैंपल भी लिए। अब मैं रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर रही थी। जब रिपोर्ट आया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी डॉक्टर सहेली ने मुझसे बताया कि रेनू की हालत का जिम्मेदार मेरा बेटा नहीं बल्कि कोई और ही है। मैं तो सच सोच में पड़ गई थी कि अगर रेनू की ज़िंदगी में कोई और इंसान है तो मेरा बेटा उसका साथ क्यों दे रहा है। फिर मैं अपने बेटे से पूछा कि देख बेटा, मुझे अब सब पता चल गया है। अब तू मुझे बात की बात बता, वरना मुझे तेरे पापा को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। मेरा बेटा छोटे बच्चों की तरह मेरे गले से लगकर रोने लगा और उसने जो बताया उसे सुनकर मेरा तो सर ही चकरा गया। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि माँ, मैं तो कभी भी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, पर मैं मजबूर था। यह सब मैं सुजीत के कहने पर किया है। मैं सच में नहीं जानता था कि वह मुझसे क्या करवाना चाहता है। मैं परेशान हो चुका था। ये सुजीत की हरकतों से मैं परेशान हो चुका था। मैं जब छोटा था तब से वह मेरा इस्तेमाल करता रहा।
उसने मेरी ज़िंदगी नरक बना रखी है। उसने ही मुझे कहा था कि अगर तू अपने माँ और पापा को तेरी शादी करने के लिए मना लेगा तो तू आज़ाद। मैं कैसे भी करके उससे आज़ाद होना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी आज़ादी की कीमत रेनू को चुकानी पड़ेगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से ही आज रेनू की यह हालत है। मेरी बेटे की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा बेटा और बहू कितना कुछ सहते रहे और हम उनको ही दोष देते रहे। अब तो मुझे सुजीत पर गुस्सा आ रहा था। जी करता था कि सामने आ जाए तो गोली से उड़ा दूं। फिर मैं सारी हकीकत अपने पति को बताई कि कैसे हमारे बहू और बेटे का इस्तेमाल किया गया। वह भी यह बात सुनकर चौंक गए। मेरे पति सोनू से बहुत प्यार करते थे, बस नाराज़ थे तो वह उसकी शादी की जिद पर थे। अपने बेटे और बहू के साथ जो हुआ क्षण वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। वह तुरंत ही बेटे और बहू को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ उन्होंने सुजीत के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई और उसे सज़ा हो गई, लेकिन उस रईस की औलाद को पैसे के दम पर रिहा कर दिया गया। पर हमने हार नहीं मानी। गुनहगार को सज़ा तो दिलानी ही थी। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कराई। उम्मीद है कि मेरे बेटे और बहू को न्याय ज़रूर मिलेगा। सुजीत ने रेनू से माफ़ी मांगी। रेनू के लिए उसे माफ़ करना आसान नहीं था। आखिर वह अपनी जगह ठीक ही थी। जो भी उसे सहना पड़ा उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं मेरा बेटा, सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, कहीं न कहीं मैं भी रेनू के इस हालत की जिम्मेदार थी। हमने रेनू और इस सोनू के रिश्ते को जो ठीक होने के लिए वक्त देना उचित समझा। हमने रेनू और सोने के रिश्ते को वक्त देने के लिए उचित समझा। मैं भी अपने बहू से माफ़ी मांगते हुए कहा, जो भी हुआ उसे भूलना आसान नहीं है, पर अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अतीत को भुलाना ही बेहतर होगा। तब रेनू पहली बार मेरे गले लगकर रोने लगी। मैंने उसे समझाया कि बेटा, तू अब इस घर की इज्जत है और हमारी जिम्मेदारी भी। तुम कभी कोई भी तकलीफ़ होगी तो तू सबसे पहले आकर अपनी इस माँ को बताना। जुल्म करने वाला अगर गुनहगार है तो जुल्म सहने वाला भी उससे भी बड़ा गुनहगार कहलाता है। यह सिर्फ तो मैं अपने बहू को दे दी, लेकिन उसके जख्मों को भरने का मेरे पास सिर्फ एक ही इलाज था। मेरी बहू और बेटा दोनों ही शादी के लायक नहीं हुए थे। जब उनकी शादी हुई थी अभी उनके पढ़ने लिखने की उम्र थी। जो गलती मुझसे हुई थी उसे ठीक भी मुझे ही करना था। जब तक सोनू और रेनू के रिश्ते में सुधार नहीं आ जाता तब तक के लिए मैंने सोनू को दूसरे शहर भेज दिया आगे की पढ़ाई के लिए, और रेनू की पढ़ाई अपने ही शहर में जारी रखवाई ताकि मैं खुद उसकी देखभाल कर सकूं। रेनू अब इतनी बहादुर बन चुकी थी कि अब वह किसी से नहीं डरती थी। आखिर वह एक डॉक्टर जो बन चुकी थी, मेरी बेटी, और वहाँ मेरा बेटा एक बहुत बड़ा वकील बन चुका था। आखिरकार रेनू ने सोनू को तब तक माफ़ नहीं किया जब तक उसने रेनू को इंसाफ नहीं दिलवाया और सुजीत को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। आज बड़ी मुश्किलों के बाद घर में खुशियों ने दस्तक दी है, क्योंकि आज हमारे घर में नन्ही सी रेनू का आगमन हुआ है। भगवान से यही दुआ है
कि अब किसी की नज़र ना लगे मेरे बच्चों को, खुशियों को। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई कहानियाँ मिलते रहे, और दोस्तों को शेयर कर दें।